नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और यहां हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सबकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी जो टीम है उससे जानेंगे एक एक अपडेट। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइंस का न्यूज पंच में। सबसे पहले जानेंगे कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने कहा धीरे बोलिए और ये हिमाकत किसके द्वारा की गई है, इस पर करेंगे विस्तार के साथ बात। साथ ही साथ बात करेंगे हम आपका क्या होगा। जी हां, फीका पड़ा केजरीवाल की पूरी पार्टी का जश्न। आखिरकार क्यों ये जो दावे उन्होंने किए थे वो पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी होगी विस्तार के साथ बातचीत। और कैसे जल्द जंग खत्म होने का दावा कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी हम जानेंगे हमारी इस खास खबर के जरिए। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार करने वाली है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पर विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चुनाव आयुक्त है और टीएमसी, उनमें लगातार नोकझोंक चल रही है। फिर से एक बार ममता बनर्जी के विवादास्पद और बिगड़े हुए बोल जो है उनके मुख से निकल गए हैं। लेकिन सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार ये जो सुप्रीम सुनवाई है ये किस ओर इशारा करती है। तो बंगाल में वोटर लिस्ट पर जंग है और हम ये समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग। मतदाता सूची से नाम कटने के खिलाफ याचिका है जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ विचार करने वाली है। सूची से लोगों के नाम हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। अब ऐसे में जो 60 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और उनके कई दावे हैं, आपत्तियां हैं, उनके भाग्य का फैसला आज सुप्रीम सुनवाई के दौरान हो पाएगा। चलिए, ये तो बात हुई एक मुद्दे की जो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त गर्मा रहा है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का माहौल उड़ाना लगातार हम देख रहे हैं कि ये टीएमसी की आदत बन चुकी है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जब बैठक हुई तो वहां पर भी नोकझोंक का माहौल देखा गया। टीएमसी और सीईसी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसआईआर पर आयोग को लगातार टीएमसी घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब सीईसी ने याद दिलाया कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जब ऊंची आवाज में रिएक्शन दिया तो साफ तौर पर सीईसी ने मंत्री चंद्रिमा को कहा कि कृपया अपना वॉल्यूम डाउन कीजिए यानी धीरे बात कीजिए। इसी के साथ साथ जो तमाम मांगे चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने रखी हैं वो आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो मांगे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो क्या है। तो बीजेपी का मानना है कि 1 या 2 चरणों में ये चुनाव कराए जाएं। साथ ही 3 चुनावों में जिन अधिकारियों के तबादले हुए उन्हें फिर से बदला जाए। इसके साथ ही हिंसा और 85% मतदान वाले जो बूथ है जहां पर ज्यादा हिंसा है, जो संवेदनशील, उन्हें घोषित किया जाए। और साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। साथ ही साथ बूथ पर तैनात जो बल होंगे वो स्थानीय लोगों का आतिथ्य स्वीकार ना करें और जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी कि जो पर्यवेक्षक हैं वो समय रहते हुए उस क्षेत्र का सर्वे करें, जान लें, समझ लें। और साथ ही साथ जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें केंद्रीय बल रूट मार्च करें। इसके साथ साथ जो बहुमंजिला इमारत है वहां पर पोलिंग बूथ बनाए जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं जो इलेक्शन कमीशन के समक्ष भाजपा ने रखी हैं। इसके साथ साथ जो चिन्हित क्षेत्र है वहां केंद्रीय बल रूट से मार्च करें। सिर्फ मकसद ये है कि जो चुनाव हैं वो ट्रांसपेरेंट हो और किसी दबाव में आकर कोई मतदाता वोट ना करे। जो बहुमंजिला इमारतें हैं उसमें पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रतिबंधित है यानी कि पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिबंधित किया जाए वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और राज्य प्रशासन की मिलीभगत नजर आती है। पोलिंग एजेंट मतदान कक्ष से बाहर रहें ताकि वो किसी तरह से कोई दबाव न डाल पाए मतदाता पर। हर पोलिंग स्टेशन जो है केंद्रीय बलों की निगरानी में हो यानी कि सब कुछ अंडर सर्विलांस होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य केंद्र कर्मचारियों को मिलकर पोलिंग अधिकारियों की एक सूची बनाए, यानी कि समन्वय बहुत जरूरी है निष्पक्ष चुनाव को आगे ले जाने के लिए। इसके साथ
संविदा कर्मचारियों को पोलिंग अधिकारी ना बनाया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं कोई दबाव न डाल पाए जो मतदाता वहां पर अपने मत को डालने के लिए आता है। पोलिंग बूथ पर वेबकैम लगे, सभी दल निगरानी कर सके, यानी कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल वोटिंग प्रक्रिया हो। वेबकैम अगर बंद हो जाता है तो तुरंत मतदान रोका जाए, यानी कि अगर किसी वजह से टेक्निकल दिक्कत से वेबकैम बंद होता है तो उस वोट को कास्ट करने को फिलहाल रोका जाए और सभी दल इसकी निगरानी करें। वेबकैम बंद होने पर मतदान तुरंत रोकने के साथ साथ मतगणना सिर्फ जिला और उपमंडल के जो मुख्यालय हैं वहां पे की जाए, यानी कि वोटों की जो गिनती है वो जिला और उपमंडल के मुख्यालय में की जानी चाहिए। तो ये तमाम मांगे चुनाव आयोग के समक्ष रखी गई हैं। लेकिन अगर कहें अपने उस रवैये की बात हम करें जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार विवादास्पद बोलती हैं, मखौल उड़ाती हैं और बौखला भी जाती हैं, कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमीशन पर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। धर्म तलाक के धरना मंच से उन्होंने सीईसी को चेतावनी दी, अधिकारियों को मीटिंग करके धमकाया। उन्होंने कहा कि साहस होना अच्छा है लेकिन दुस्साहस नहीं, डर दिखाकर कोई फायदा नहीं जिस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, आपने एआई से काटछाट की, यानी कि तमाम जिस तरह के वो दावे करती हैं, जिस तरह की वो बातें करती हैं जो उनकी बौखलाहट और खींच को दर्शाता है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल की जनता को चुनाव हिंसा मुक्त और भय मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवो और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। जय भारत, जय हिंद। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, पहले विवादास्पद बोल, फिर संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाना और उसके बाद ये तीखी नोकझोंक, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए ये कह सकते हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, लेकिन अब वो मर्जी नहीं चलेगी। देखिए आंचल, कल बैठक था जो 23 जिले के जो पुलिस आधिकारिक है, राज्य के जो पुलिस आधिकारिक है, जो जिला आधिकारिक है, उनके साथ कमीशन का जो फुल बेंच है उन्होंने बैठक किया और बैठक करके उन्होंने कहा था कि आप चुनाव आयोग का जो नियम है उन नियमों का पालन करें और नियमों का पालन करते हुए बंगाल में जो आने वाली चुनाव है उस चुनाव को सुस्त और हिंसा मुक्त और भय मुक्त कीजिए। ये मैसेज पीएससी की तरफ से दिया गया था और इसके चलते उन्होंने ये भी याद दिलाया उन लोगों को जो एसआईआर प्रक्रिया के चलते ऐसे कई सारे घटना घटी है यहाँ पे कि जहां पर जो नियम चुनाव आयोग का जो निर्देश था, चुनाव आयोग का जो नियम है वो नियम लंघित हुआ है। तो उसी के चलते चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन कमिश्नर है उन्होंने कहा कि 1.5 महीने के बाद भी आप लोग चुनाव आयोग के रडार में रहेंगे। ये 1.5 महीने का टाइम फ्रेम कहां से आया आंचल? ये 1.5 महीने का टाइम फ्रेम आया क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग 2 महीने के लिए है, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तब तक के लिए चुनाव आयोग है, फिर हमारे ही प्रशासन में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये जिला अधिकारिक और पुलिस अधिकारिक की तरफ से सीधे तरफ से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो उसी को चलते चुनाव आयोग ने निष्पक्ष वो अगर न्यूट्रलिटी अपना बनाए रखे, इसलिए उनको कहा कि आप 1.5 महीने के बाद भी आप चुनाव आयोग के रडार में रहेंगे, ये बात आप भूलिए मत। तो उसी के चलते ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं उन्होंने फिर चुनाव आयोग का हमलावर हुआ, चुनाव के ऊपर सीईसी के ऊपर स्पेशली हमलावर हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है, एक तो ये बात उन्होंने कही कि आप डराए मत, धमकाए मत, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 1.5 महीने बाद कहां रहेंगे और फिर आपका चेयर रहेगा
ये जो डराने धमकाने की बात है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी केंद्र जी। में, तब जहां भी रहेंगे आपको ढूंढ कर यहाँ पे लाया जाएगा और आपको यहाँ के लोगों के बीच लाकर आपको हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। कहने की बात ये है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो बैठक में थे, जो ईआरओ एईआरओ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होने की बात थी एसआईआर प्रोसेस के चलते जी। हुए, अब वो रोक नहीं पाई थी। पहले वो कहे थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली प्रशासन को एफआईआर दर्ज करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। तो तब जाके उन्होंने मनोबल बनाने के लिए ऐसे ही कुछ बातें कही थी। बिल्कुल। आज ये माना जा रहा है कि जब सीईसी ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग 1.5 महीने के बाद में भी रडार में रहेंगे, जी। और रडार में रहेंगे क्योंकि प्रशासनिक नियम के तहत एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो निर्वाचन कमीशन के हाथ में है। जी। वो ऑफिसर्स के लिए काफी अहम है, तो इसीलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल। तो साफ तौर पर जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत एसआईआर करवाया गया, उससे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है ममता बनर्जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आज सीसी की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार केजरीवाल की मुश्किलें कम क्यों नहीं हो रही। जुड़े रहिए न्यूज़ पंच के साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बीते दिनों निचली अदालत से राहत पाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके साथ 23 अन्य लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया और साथ ही साथ सीबीआई के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उनका झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस है और नोटिस पर उनका जश्न फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार केजरीवाल एंड कंपनी को ये जो नोटिस मिला है वो क्या कुछ कहता है, आइए आपको समझाते हैं। तो शराब घोटाले मामले में ये बड़ा झटका लगा है। अब 16 मार्च तक उन्हें जवाब देना है और इस 16 मार्च में जब वो जवाब देंगे तो कई तथ्य हैं जो सामने निकल कर आएंगे और सीबीआई ऑफिसर्स के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन है उस पर भी रोक लगाई गई है। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है शराब घोटाले से जुड़े हुए और इसके साथ ही सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई उस पर भी रोक लगा दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। इसलिए लगातार जो रोना रो रहे थे केजरीवाल की सत्य की जीत हुई है, ये दावा उनका बिल्कुल खोखला निकला, क्योंकि जिस तमाम तथ्यों और सत्यों का हवाला दिया जा रहा है कोर्ट में, उसमें हवाला के जरिए ही पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। और ऐसे में चुनिंदा जो कारोबारी हैं, मैनिपुलेट करके कैसे जो एक्साइज पॉलिसी थी यानी कि शराब की नीति थी उसमें किस तरह आमूलचूल परिवर्तन किए गए, ये भी उसमें साबित हो रहा है। और कैसे केजरीवाल एंड कंपनी का जो जश्न जो वो मना रहे थे कि आखिरकार सत्य की जीत हुई, ये फीका पड़ा। उनका जो ये गुब्बारा था उसमें जो ये सुई लगी है, कैसे हवा निकलती हुई नजर आई, वो भी आपको बताते हैं। तो बरी किए जाने की खुशी अब काफूर होती हुई नजर आ रही है। सियासी तर्ज पर जो वो लगातार नैरेटिव फैला रहे थे वो ध्वस्त हुआ और कैसे वो ड्रामा कर रहे थे कि भाई हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो ड्रामा फेल होता हुआ नजर आ रहा है और जो वो पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहते थे उनकी इच्छाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो कट्टर ईमानदारवादी छवि है उनकी, उसका नैरेटिव भी ध्वस्त हुआ, क्योंकि सीबीआई अधिकारी के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है उस पर भी रोक लगी है। साथ ही सीबीआई की अपील पर अब हाईकोर्ट फैसला करेगा और तब तक
निचली अदालत ईडी के मामले में फिलहाल के लिए अभी कोई फैसला नहीं दे पाएगी। तो ये बड़ा अपडेट है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, आपका क्या होगा जनाब आली, और खास तौर पर मुझे लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए कल जो कुछ हुआ उसमें ज्यादातर प्रक्रिया से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए जब हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक भी कल ये कह रहे थे कि कोर्ट के निचली अदालत के आदेश पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है, इसलिए ये उनकी जीत है। इसके अगेंस्ट भी कुछ बातें कही जा रही हैं। कुल मिलाकर ये प्रक्रियागत चीजें हैं। हाईकोर्ट ने एक बात आपको मैं बताऊं कि खुद सॉलिसिटर जनरल जो सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट से ये मांग नहीं कर रहे कि वो निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा करके ट्रायल शुरू कर दे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का मामला है। जहां तक मेरिट्स पर बात है, सीबीआई अपनी बातें विस्तार से रखेगी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि दो चीजें वो बड़े यहाँ पर आज मांग करेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। वो ये, पहली की जो ऑब्जर्वेशन है सीबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ आई, खासतौर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जो कमेंट्स हैं, सबसे पहले तो कोर्ट एक तो उनको हटा दे या उन पर रोक लगा दे। और दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई कि जो ये आदेश है उसका असर ईडी का जो मामला चल रहा है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस पर हाईकोर्ट भी सहमत दिखा और हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में पीएमएलए का जो मामला है उसमें तब तक आगे सुनवाई नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर लेता। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी आरोपियों के लिए, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि जो ऑब्जर्वेशन निचली अदालत ने दिए हैं उससे ईडी वाला केस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत में इस कार्रवाई पर, इस पर आगे बढ़ने से ही रोक लगा दी है और खुद हाईकोर्ट पहले ईडी वाले मामले को अब सुनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक रस्मी का स्वागत। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान ने इस पर सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मानना है कि युद्ध जब खत्म होगा ये वो तय करेंगे, अमेरिका नहीं। तो लगातार ट्रंप साहब का दावा कि जल्द जंग खत्म होगी, लेकिन IRGC का अल्टीमेटम है कि दी एंड जो फिल्म शुरू की गई है ना, वो खुद करेंगे। और इसमें पुतिन का प्लान क्या है और कच्चे तेल के दाम किस तरह से गिरते हुए नजर आएंगे, इस पर भी करेंगे बात। आपको दिखाते हैं क्योंकि ये 11वां दिन है जंग का। तो आखिरकार इन तस्वीरों के माध्यम से, तमाम तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए 28 फरवरी को यह सिलसिला शुरू हुआ और 10 मार्च तक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2, 3 और इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है उससे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां जो सुप्रीम लीडर है उनका खात्मा हुआ, सुप्रीम लीडर के बाद लगातार अब ईरान चुप नहीं बैठ रहा और वो भी इजराइल पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में लगातार टेंशन बरकरार है और उस टेंशन की वजह से जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में भी दबाव देखा जा रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार
जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो संकेत हैं ये संकेत किस ओर इशारा करते हैं। तो ट्रंप साहब का मानना है कि युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर युद्ध खत्म होने की कगार पर है, और इसके साथ ही ईरान की जो सैन्य क्षमता है, क्योंकि वो इस तरह से इसलिए कह रहे हैं कि ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो लगभग खत्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उनका तबाह कर दिया गया है और समाप्ति की ओर ये तमाम जो मिसाइल्स हैं, यानी कि जो उनका असला है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और ईरानी जो ड्रोन हैं जिनके जरिए वो निगरानी रख पा रहे हैं ईरान के लोग, उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने यह कह दिया कि वो युद्ध का जो है अंत करेगा। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा, पहला कोर्स सुनवाते हैं। Continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. But they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. तो ये कहा ट्रंप साहब ने, लेकिन आखिरकार ईरान अब तय करेगा कि युद्ध का अंत कैसे हो। तो ट्रंप को ईरान का करारा जवाब ये है कि IRGC यूएस को अल्टीमेटम दे रहा है, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनका कहना है कि तेहरान की जो सेना है वो करेगी युद्ध का भविष्य तय। ईरानी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से बातचीत की तो संभावना ही नहीं है। हालात के लिए, जो ये हालात हम देख पा रहे हैं, उसके लिए यूएस इजराइल खुद जिम्मेदार हैं। अब ऐसे में रूस की एंट्री होती है और पुतिन साहब का भी प्लान रेडी है, लेकिन वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की, पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर चर्चा हुई है और लगातार वो भी चाहते हैं कि संघर्ष जल्द खत्म होने पर उन्होंने जोर दिया। संघर्ष खात्मे के लिए एक प्लान भी बताया गया है और ये कहा गया कि राजनीतिक और कूटनीतिक जो रास्ता है उससे समाधान हो। इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो तू डाल डाल मैं पात पात, यानी जो बयानबाजी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं उधर से जवाबी कार्रवाई आती है, यानी कि ईरान की। ऐसे में मध्यस्थता का रास्ता कूटनीतिक चैनल के जरिए कैसे निकलता हुआ देखते हैं आप? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता एक बार हुआ है और उस मध्यस्थता के दौरान ओमान ने कहा था कि हम एकदम ऐसे समय के नजदीक पहुंच गए हैं जबकि पूरी तरह वार्ता को सफल माना जा सकता है। 1% मुद्दों पर केवल असहमति थी, लेकिन अन्य सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है। और उसके बाद इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हुआ। तो इस पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो इस पृष्ठभूमि को देखने से पता चलता है कि बात चाहे जो भी जिससे कर रहा हो, अंततः यह डोनाल्ड ट्रंप को करना है कि डोनाल्ड ट्रंप कब तय करते हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे और उस युद्ध को खत्म करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से ईरान को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि एक लंबे समय से वार्ता चल रही ईरान और अमेरिका के बीच में, आज से नहीं तकरीबन कह सकते हैं कि 15 सालों से वार्ता चल रही है विभिन्न तरीकों से। एक समय JCPO बना, JCPO से डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में वापस आ गए। उसके बाद लगातार कोई ना कोई फार्मूला खोजा गया, लेकिन कोई भी फार्मूला काम नहीं हुआ और अंत में ईरान पे हमला हुआ बड़े तरीके से। तो अगर आप तुलना करें कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का और ईरान के जवाब का, तो दोनों अपने अपने जगह पे काफी रिजिड है, एक तरह से कहें कि काफी दृढ़ है। झुकने को कौन तैयार है ये कहा नहीं जा सकता। और अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है तो निश्चित तौर पे कह सकता है कि एक सिल्वर लाइनिंग है, एक आशा की किरण है। लेकिन आप याद कीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के मामले पे भी लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। तो दोनों, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो ईरान की मर्जी को समझे, क्योंकि रूस और ईरान जो है एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार है, रणनीतिक दोस्त है। बिल्कुल, लेकिन इसमें अखिलेश हमें ये भी समझना होगा कि तेल का खेल क्या है, क्योंकि लगातार जो अमेरिकी ब्रेंट क्रूड है उसमें हम गिरावट होते हुए देख रहे हैं और ऐसे में लगातार भारत सरकार भी कह रही है कि ऊर्जा संकट नहीं होगा, इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। तो इसको लेकर किस तरह से अब रास्ता निकलता हुआ आप देखते हैं वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से?
देखिए, तेल को लेकर तो पूरी दुनिया में एक कह सकते हैं कि बहुत निराशा की स्थिति है, क्योंकि ये लड़ाई अगर ईरान और अमेरिका के बीच में है, या ईरान और इजराइल और अमेरिका दोनों एक तरफ के बीच में है, तो पूरी दुनिया को इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए था। लेकिन ईरान ने एक रणनीति के तहत पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्रैक्टिकली बंद कर दिया है। तो उन्होंने एकदम कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को इस्तेमाल किया है कि इस पर हम दबाएंगे, दबाव बनाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनेगा। तो यही स्थिति बन रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के माध्यम से ईरान डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बना रहा है। और इसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि कुछ तेल पे हम जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसमें छूट देंगे। उन्होंने रशियन ऑयल में छूट देने की बात कही है, और इसी के बाद व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीच का रास्ता तो सिर्फ यही निकाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि और जो ऑयल के स्रोत हैं और जो तेल और गैस के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों से दुनिया को तेल और गैस अन्य जो विकल्प है उस पर विचार किया जाए। लेकिन ये जो अड़ियल रवैया है दोनों देशों का, अब इस अड़ियल रवैये में नरमी कैसे आएगी, क्योंकि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा कुएं से पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और अलग मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।